Chapter 1, Step 1, Relabel, It's Not Me, It's My OCD। इंट्रोडक्शन में किताब ने 4 स्टेप मेथड का ओवरव्यू दिया था। अब चैप्टर 1 में पहला और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप आता है। रिलेबल, चीज को उसके सही नाम से पहचानना। किताब के अनुसार जब ओसीडी कोई थॉट, फीलिंग या अर्ज देता है, तो पहली गलती यह होती है कि हम उसे सच्ची आवश्यकता या वास्तविक खतरा मान लेते हैं। उदाहरण, ग्रेटर दैन, मुझे लगता है कि दरवाजा फिर से चेक करना चाहिए। रिलेबलिंग में इसे बदलकर देखना है, मुझे सच में चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे ओसीडी का कंपल्सिव अर्ज हो रहा है। यह मैं नहीं हूं, ये ओसीडी है। किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार यहीं आता है। इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। इसका मतलब यह नहीं कि थॉट आपके दिमाग में आया ही नहीं, बल्कि मतलब है थॉट आया है, लेकिन मुझे उसके अनुसार एक्शन करना जरूरी नहीं है। ओसीडी की आवाज और आपकी वास्तविक इच्छा को अलग अलग पहचानना सीखना है। 2. फीलिंग और रियलिटी में अंतर। ओसीडी में सबसे मुश्किल चीज अक्सर यह होती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और वास्तव में ऐसा है। दोनों एक जैसे लगने लगते हैं। मान लीजिए, मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि स्टोव बंद नहीं है। रिलेबलिंग कहता है, मुझे स्टोव के खुले होने की फीलिंग हो रही है। ये ओसीडी की अनसर्टेनिटी हो सकती है। किताब बाबर के चेकिंग एग्जाम्पल में इसी तरह माइंडफुल चेकिंग और फिर आगे बढ़ने की बात करती है। 3. रिलेबलिंग का मतलब थॉट को मिटाना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब स्पष्ट करती है कि केवल ये कह देना ये ओसीडी है, थॉट को तुरंत गायब नहीं करेगा। शुरुआत में ऑब्सेशन और अर्ज वैसे ही रह सकते हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप बदलना शुरू होता है। पहले थॉट डर, ये सच है। कंपल्शन, अब थॉट, ये ओसीडी है, मैं तुरंत उसके अनुसार एक्शन नहीं करूंगा। यही आगे के स्टेप्स के लिए आधार बनता है। 4. ओसीडी से बहस करने के बजाय उसे पहचानो। किताब बताती है कि ओसीडी बहुत कन्विंसिंग हो सकता है। आप कह सकते हैं, अगर मैंने दोबारा हाथ नहीं धोए तो कुछ बुरा नहीं होगा। ओसीडी तुरंत काउंटर करेगा, लेकिन अगर हो गया तो फिर आप सर्टेनिटी खोजने लगते हैं। कैसे पता कि नहीं होगा? और यही फिर ओसीडी की बहस बन सकती है। किताब का अप्रोच है कि इस एंडलेस डिबेट में न फंसकर पहचानो ये ओसीडी का फॉल्स मैसेज है और फिर आगे बढ़ो। 5. मुझे 100% सर्टेनिटी चाहिए, यही ट्रैप है। किताब अनसर्टेनिटी के इस हिस्से को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। उदाहरण, अगर मैंने हाथ नहीं धोए और प्लेन क्रैश हो गया तो आपके पास मैथमेटिकल या मेटाफिजिकल सर्टेनिटी नहीं हो सकती कि कोई भी कैटास्ट्रोफी कभी नहीं होगी। लेकिन किताब का पॉइंट है, आपको ओसीडी रिचुअल इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको सर्टेनिटी चाहिए। अगर हर अनसर्टेनिटी के जवाब में कंपल्शन किया जाएगा तो ओसीडी का साइकिल चलता रहेगा। 6. माइंडफुल अवेयरनेस, केवल मैकेनिकल लेबल नहीं। ये चैप्टर की बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिलेबलिंग सिर्फ मैकेनिकली ओसीडी है, ओसीडी है, ओसीडी है दोहराना नहीं है। किताब इसे माइंडफुल अवेयरनेस से जोड़ती है। यानी जब अर्ज आए, कॉन्शियसली नोटिस करो, ये फीलिंग क्या है। फिर मेंटल नोट, ये ओसीडी सिम्टम है। उदाहरण, मेरे हाथ डर्टी नहीं है, मुझे कंटामिनेशन ऑब्सेशन हो रहा है। या मुझे लॉक चेक करने की वास्तविक आवश्यकता नहीं है, मुझे चेकिंग अर्ज हो रही है। 7. इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट। किताब एडम स्मिथ के इम्पार्शियल स्पेक्टेटर और बुद्धिस्ट माइंडफुल अवेयरनेस की अवधारणा से इसे समझाती है। इसका सरल अर्थ, अपने अनुभव से एक कदम पीछे हटकर उसे देख पाना। जैसे आप खुद से कह रहे हो, मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा है, न कि ये थॉट सच है, इसलिए मुझे कुछ करना ही होगा। आप ऑब्जर्वर की पोजीशन में आते हैं। किताब के अनुसार यही दूरी आपको ओसीडी के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से बाहर निकलने में मदद करती है। 8. फिर आता है असली काम। मान लीजिए ओसीडी कहता है, हाथ धो। आप रिलेबल करते हैं, ये कंपल्सिव अर्ज है, लेकिन हाथ धोने की इच्छा फिर भी बहुत स्ट्रांग है। यहीं से असली प्रैक्टिस शुरू होती है। किताब एक उदाहरण देती है, मैं हाथ नहीं धोऊंगा, मैं वायलिन प्रैक्टिस करूंगा। यानी ओसीडी की आवाज को एक्नॉलेज करके दूसरे मीनिंगफुल बिहेवियर की तरफ जाना। यह अगले स्टेप्स, विशेषकर रीफोकस की ओर ले जाता है।
9. अगर कभी कंपल्शन हो भी जाए, किताब परफेक्शन की मांग नहीं करती। कभी कभी व्यक्ति अर्ज के सामने हार सकता है, लेकिन इसका अर्थ मैं फिर से जीरो पर पहुंच गया नहीं है। किताब जेरेमी की बात बताती है कि फेलियर के बाद भी अगली बार फिर कोशिश करना प्रोग्रेस का हिस्सा है। इसलिए कंपल्शन हो गया, खुद को दोष मत दो, उसे ओसीडी के रूप में पहचानो, अगली अपॉर्चुनिटी पर फिर प्रैक्टिस करो। 10. एंटिसिपेशन, ओसीडी के आने से पहले पहचानना रिलेबलिंग का एक सब स्टेप है। एंटिसिपेशन यानी आपको अपने टिपिकल ओसीडी पैटर्न का अंदाजा होने लगता है। उदाहरण के लिए चैट को पता था कि वायलेंट सीन आने वाला है। वो पहले ही मेंटली तैयार हो जाता। अब मेरा ओसीडी थॉट आने वाला है। इससे थॉट आने पर शॉक कम हो गया। आप भी अपने पैटर्न को पहचान सकते हैं। ट्रिगर आया, मुझे पता है अब ओसीडी का फेमिलियर थॉट अर्ज आएगा। यह एंटिसिपेशन है। 11. एक्सेप्टेंस, दूसरा सब स्टेप। चैप्टर में रिलेबलिंग के साथ एक्सेप्टेंस की भी बात आती है। एक्सेप्टेंस का अर्थ, अभी मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है और मुझे इसे तुरंत खत्म करना जरूरी नहीं है। जेरेमी ने वर्स्ट केस पॉसिबिलिटीज के सामने भी अनसर्टेनिटी स्वीकार करना सीखा, जैसे अगर कुछ गलत हुआ भी तो मैं उससे डील कर लूंगा। यहां उद्देश्य सर्टेनिटी हासिल करना नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ना है। 12. अलग अलग ओसीडी पैटर्न्स में रिलेबलिंग चेकिंग। मैंने शायद स्टोव बंद नहीं किया, ये चेकिंग ऑब्सेशन अर्ज है। कंटामिनेशन, मेरे हाथ कंटामिनेटेड है, मुझे कंटामिनेशन ऑब्सेशन हो रहा है। हार्म, ओसीडी, मेरे दिमाग में किसी को चोट पहुंचाने का थॉट आया। यह इंट्रूसिव ओसीडी थॉट है, यह मेरी इंटेंशन का प्रमाण नहीं है। लारा जैसे पेशेंट्स ने इसी तरह इंट्रूसिव वायलेंट थॉट्स को रियलिटी से अलग करना सीखा। हिट एंड रन टाइप ओसीडी, मैंने शायद किसी को गाड़ी से हिट कर दिया। ये ओसीडी का रॉन्ग मैसेज है। फिर वापस आगे ड्राइव करना, रूट रिट्रेस न करना, यह आगे के बिहेवियरल स्टेप्स से जुड़ता है। रिलीजियस स्क्रूपुलोसिटी, ओसीडी इंट्रूसिव ब्लास्फेमस थॉट, मैंने ऐसा सोचा, इसका मतलब मैं बुरा हूं। ये ओसीडी जेनरेटेड इंट्रूसिव थॉट है। किताब क्रिस्टोफर जैसे व्यक्ति का उदाहरण देती है जिसके रिलीजियस इंट्रूसिव थॉट्स बहुत डिस्ट्रेसिंग थे। 13. ब्रेन लॉक को नाम देना राहत क्यों देता है? जेरेमी ट्रीटमेंट के दौरान अपने साथ कॉडेट न्यूक्लियस लिखी नोटबुक रखता था। उसका उद्देश्य खुद को बार बार याद दिलाना था, यह मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये ओसीडी का ब्रेन प्रॉब्लम है। उसका अनुभव था कि जब प्रॉब्लम को नाम मिला तो उसका साइकोलॉजिकल बर्डन कम हुआ। यही चैप्टर की एक केंद्रीय भावना है। पेन का नाम पता चल जाए तो उससे दूरी बनाना आसान हो सकता है। 14. एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर आगे एक प्रैक्टिकल पॉइंट रखता है। पैसिविटी ओसीडी की फ्रेंड है, एक्टिविटी आपकी फ्रेंड है। अगर व्यक्ति खाली बैठा है और ओसीडी के थॉट्स पर ही ध्यान लगाए हुए है तो कंपल्शन का टेम्पटेशन बढ़ सकता है। इसके विपरीत कोई मीनिंगफुल काम पढ़ना, एक्सरसाइज, हॉबी, घर का काम, किसी की मदद, क्रिएटिव एक्टिविटी आपको रिफोकस करने का अवसर देता है। यहाँ किताब का मतलब यह नहीं कि हर इंट्रूसिव थॉट से भागने के लिए खुद को बिजी रखो। मुख्य बात यह है कि ओसीडी के कहने पर रिचुअल करने के बजाय अपने मीनिंगफुल एक्टिविटी की ओर वापस जाना है। 15. मैंने अभी कंपल्शन कर दिया, फिर क्या? चैप्टर का एटीट्यूड काफी प्रैक्टिकल है। गलती हो गई, सीखो, अगली बार फिर कोशिश करो। किताब ओसीडी ट्रीटमेंट को बाइसिकल सीखने जैसा बताती है। पहले बैलेंस बनाना कठिन होता है, गिरना हो सकता है, लेकिन गिरने के बाद बाइसिकल छोड़ नहीं देनी है, प्रैक्टिस जारी रखनी है। 16. ओसीडी को दूसरों से करवाना भी साइकिल को मजबूत कर सकता है। किताब हावर्ड ह्यूज का उदाहरण देकर बताती है कि अगर व्यक्ति खुद रिचुअल करने के बजाय किसी और से वही रिचुअल करवाने लगे तो भी अंडरलाइंग ओसीडी रिएनफोर्स हो सकता है। यानी, मैं नहीं धोऊंगा, मेरी वाइफ मेरे कपड़े धो दे। ये भी ओसीडी को सैटिस्फाई करने का तरीका बन सकता है। आज की क्लिनिकल लैंग्वेज में इसे अक्सर फैमिली अकोमोडेशन के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन यहाँ किताब का मूल पॉइंट यही है कि दूसरे व्यक्ति को रिचुअल में शामिल करना ओसीडी साइकिल को बनाए रख सकता है। 17. टेप रिकॉर्डर टेक्निक। चैप्टर में एक पुरानी बिहेवियरल टेक्निक का भी वर्णन है।
क्रिस्टोफर जैसे व्यक्ति ने अपने इंट्रूसिव ऑब्सेशन को रिकॉर्ड करके रिपीटेडली सुनने का अभ्यास किया। उद्देश्य था ऑब्सेशन एंजाइटी रिपीटेड एक्सपोजर एंजाइटी का धीरे धीरे कम होना। किताब इसे एंजाइटी को डिलिबरेटली फेस करने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत करती है। ये किताब का पुराना प्रोटोकॉल है। इसे आज अपने आप लागू करने से पहले ओसीडी ट्रेन्ड थेरेपिस्ट से गाइडेंस लेना बेहतर है, खासकर यदि कंटेंट बहुत डिस्ट्रेसिंग हो। 18 प्रोग्रेस लिखना किताब जर्नल रखने की सलाह देती है। क्यों? क्योंकि जब कोई ओसीडी सिम्टम ठीक होता है तो व्यक्ति उसे भूल जाता है। फिर अगली बार उसे लगता है मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। जर्नल दिखाता है पहले मैं यहां था, फिर मैंने ये बदला, अब मैं यहां हूं। इससे प्रोग्रेस दिखाई देती रहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चैप्टर 1 का पूरा फॉर्मूला। इसे बहुत सरल तरीके से याद रखो। ओसीडी थॉट अर्ज। रिलेबल ये ओसीडी है। माइंडफुल अवेयरनेस मैं इस थॉट अर्ज को देख रहा हूं। एक्सेप्टेंस यह अनकंफर्टेबल है लेकिन मुझे इसे तुरंत खत्म नहीं करना। मैं ओसीडी को अपनी रियलिटी नहीं मानूंगा। अगला स्टेप रीफोकस। चैप्टर 1 की सबसे महत्वपूर्ण सीख। इस चैप्टर का मूल संदेश ये है, ओसीडी थॉट आने पर पहला काम उसे सच साबित करना नहीं, पहचानना है। मुझे ये थॉट आया और ये थॉट सच है, इन दोनों के बीच फर्क करना सीखना है। और फिर इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। लेकिन किताब ये भी स्पष्ट करती है कि केवल लेबल लगाने से ओसीडी खत्म नहीं होगा। रिलेबलिंग आगे के बिहेवियरल चेंज की शुरुआत है। अगला चैप्टर 2 स्टेप 2 रीएट्रिब्यूट अनलॉकिंग योर ब्रेन है, जहां किताब इस सवाल पर जाती है, अगर मुझे पता है कि यह ओसीडी है, फिर भी यह इतनी ताकत से क्यों महसूस होता है? और यही ब्रेन लॉक, ब्रेन सर्क्यूट्स और फॉल्स मैसेज को समझने की चर्चा और गहरी होती है।